कहानी स्मृति कल्प, लेखिका मालती जोशी। पूरी दोपहर बिस्तर में गुजार दी थी, पर थकान से शरीर अब भी निढाल हो रहा था। और यह थकन सिर्फ सफ़र की थकन नहीं थी। स्वदेश लौटे 2 हफ्ते हो गए थे, पर मिलने वालों का तांता लगा ही हुआ था और हर रात हम लोग बाहर खाने जा रहे थे। छुट्टी की प्लानिंग करते समय हम लोगों ने सर्दी, गर्मी और बरसात का ही विचार किया था। यह भूल ही गए थे कि इस देश में एक और मौसम होता है, शादियों का। और अपनी इस भूल को अब हम भुगत रहे थे। इसलिए मैं भागकर भैया भाभी के पास चली आई थी। सोचा था 3-4 दिन खूब आराम कर लूँगी। अतुल के आने के बाद तो फिर निमंत्रणों का दौर ही शुरू हो जाएगा। या तो भैया किसी को डिनर पर बुलाएंगे या फिर हमें कहीं जाना पड़ेगा। 5:30 बजे भैया की गाड़ी को गेट के अंदर दाखिल होते हुए मैंने खिड़की से देख ही लिया था, फिर भी बिस्तर पर दुबकी रही। रेनू जी, भाभी ने दरवाजे में खड़े होकर आवाज़ दी। आज रात भी होने वाली है, बाकी की नींद तब पूरी कर लेना। अब उठकर चाय पी लो, तुम्हारे भैया इंतजार कर रहे हैं। मुंह पर पानी की छींटें देकर आंचल से पहुँचते हुए मैं बाहर आई। तब तक सचमुच भैया इंतजार में बैठे थे। मेज पर लगा नाश्ता अनछुआ था, और वह नाश्ता था कि गजब। ब्रेड के पकौड़े, गाजर का हलवा, सेव, मठरी और मेरे साथ आई हुई मिठाइयाँ। बाप रे, आप लोग रोज इतना हैवी नाश्ता करते हैं? अरे भाई, हमें तो तुम्हारी भाभी बिस्कुट पर ही टकरा देती है। यह सब तो तुम्हारे सम्मान में हो रहा है। मैं क्या कोई मेहमान हूँ? मैंने मुंह फुलाकर कहा। बहन बेटी तो हमेशा से ही मेहमान होती है। वैसे आज नाश्ता इसलिए हैवी बनाया है कि रात खाने में देर हो सकती है, भाभी ने सूचना दी। क्यों, कोई खाने पर आ रहा है? मैंने फिर धड़कते दिल से पूछा। नहीं, हम लोग जाएंगे, चलोगी ना? ओ नो, फिर मैंने मरी सी आवाज़ में पूछ लिया। किसके यहाँ जाना है? अरे अपने रजनीश भाई के यहाँ, उनके बेटे का रिसेप्शन है। बेटे का मतलब अपूर्व का? इतना बड़ा कब हो गया? अभी तो उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन ही हुआ था। उसे इंजीनियर बने भी 2 साल हो गए हैं। तुम क्या सोचती हो, जब तुम यहाँ नहीं थी तो क्या समय थम गया होगा? काश ऐसा हो सकता। 6 साल बाद आई हूँ तो सब कुछ कितना बदला बदला लग रहा है। कई चीज़ों ने तो अपनी पुरानी पहचान ही खो दी है। कई जाने पहचाने चेहरे खो गए, कई नए उगाए। इस बदलाव को एकदम पचा पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। पहली बार इतने अंतराल के बाद आई हूँ, शायद इसलिए। बाद में शायद आदत हो जाएगी। क्या सोच रही हो, चलोगी ना? भाभी ने व्यग्रता से पूछा। और कहीं जाना होता तो मैं सचमुच मना कर देती। बाहर खा खा कर एकदम थक गई हूँ, पर रजनीश भाई के यहाँ नो प्रॉब्लम। मैंने स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि भाभी ने राहत की सांस ली। मैं मना कर देती तो वह सचमुच धर्म संकट में पड़ जाती। उन्हें मजबूरन मेरे लिए खाना बनाना पड़ता, और 4 दिन पाहुन आई बहन बेटी को कोई खिचड़ी तो परोसी नहीं जाती, पूरा सरंजाम करना पड़ता। फिर रजनीश भाई के यहाँ जाने में मुझे सचमुच कोई आपत्ति नहीं थी। उस परिवार से पुराने संबंध थे। रजनीश भाई भैया के घनिष्ठ मित्रों में से थे। उनकी छोटी बहन आभा और मैं हाई स्कूल से MSc तक साथ पढ़े थे। बड़ी वाली शोभा दीदी से भी मेरी खूब पड़ती थी। वह आभा की तरह मुझे भी लाड करती थी, और मनीष भाई से भी। इस नाम के याद आते ही मन में एक टीस सी उठी, जैसे कोई पुराना जख्म छू गया हो। आभा के घर उन्हें पहली बार देखा था, तब से ही वह मन पर छा गए थे। वह उम्र ही ऐसी होती है जब बराबर वाले लड़के बचकाने लगते हैं और बड़ों के प्रति एक अबोध आकर्षण होता है। और मनीष भाई तो पुरुष सौंदर्य के प्रतीक थे। मनीष भाई ने उस तरह से मेरा कभी नोटिस नहीं किया। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली सिलबिल सी तो लड़की थी मैं। वह क्यों मुझे तवज्जो देते? बस आभा की तरह कभी मेरी चोटी खींच देते या पीठ पर धौल जमा देते। मैं उतने से स्पर्श से ही धन्य हो जाती थी। अब सोचती हूँ तो अपने इस बचकाने पन पर हंसी आती है, पर उस समय तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा सच था। बच्ची ही तो थी। जिस समय उनकी शादी हुई मैं फर्स्ट ईयर में थी। खबर सुनते ही जैसे मेरे सपनों के संसार में भूचाल आ गया। मैं एकदम गुमसुम हो गई। घंटों खिड़की के पास बैठी सड़क को निहारा करती थी। मेरा रूठना, मचलना, गाना गुनगुनाना सब बंद हो गया था। भैया तो एकदम चिंतित हो उठे थे, पर माँ ने समझा दिया था, अरे कुछ नहीं हुआ। इस उम्र में लड़कियाँ इसी तरह बेवजह उदास हो जाया करती हैं। बस समझ लो
कि अपनी गुड़िया अब सयानी हो रही है। मनीष भाई का रिश्ता बहुत बड़े घर में तय हुआ था। आभा से उनकी अमीरी के किस्से सुन सुनकर मेरे तो कान ही पक गए थे। उसे तो खुशी इस बात की थी कि अब बड़ी भाभी की नाक थोड़ी नीची हो जाएगी, अपने आगे किसी को कुछ गिनती ही नहीं है। आभा तो नई भाभी के रूप लावण्य पर ही मुग्ध थी, पर मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। मुझे यकीन था कि पैसे की चमक से सब अंधे हो गए थे। उन लोगों ने रुपयों से भी तौलकर अपनी काली मोटी भैंस को इनके पल्ले बांध दिए। पर ईश्वर ने मेरा यह मनोरथ भी निष्फल कर दिया। दुल्हन इतनी सुंदर थी कि उस पर से आंखें ही नहीं हटती थी। मेहमानों के होठों पर बस एक ही बात थी, इतना सुंदर जोड़ा आज तक नहीं देखा। जोड़ा सचमुच बहुत सुंदर था। मैं बुके लेकर स्टेज पर गई तो ठगी सी देखती ही रह गई। मनीष भाई ने हमेशा की तरह मेरी चोटी खींचते हुए पूछा, ए छुटंकी, भाभी पसंद आई? अपमान से मेरे आंसू निकल आए। आभा ने पता नहीं क्या समझकर उन्हें घुड़क दिया। कितनी जोर से चोटी खींचते हैं आप, बेचारी की सारी हेयर स्टाइल खराब कर दी। एक आध बार भाभी के बाल खींचिए ना, तब मजा आएगा। और मेरा हाथ पकड़कर वह धीरे से मुझे नीचे उतार लाई और कान में फुसफुसाकर पूछा, खूब सुंदर है ना भाभी? मैंने बेवजह ही मुंह बिचका दिया। शाम को तैयार होते हुए भी सारी बातें स्मरण हो आई और पता नहीं क्यों मैं बड़े मनयोग से सजने लगी। जयपुर में रहते हुए मैंने 15 दिनों में कोई 8 शादियां अटेंड की थी। हर बार सास और जेठानी अपनी भारी साड़ियां और गहनों की पेटियां लेकर आ जाती और उनका मन रखने के लिए मैं सब पहन भी लेती थी, क्योंकि वहाँ मेरा अपना वजूद तो कुछ था ही नहीं। मैं तो उन लोगों की बहू थी और परिवार की प्रतिष्ठा के अनुरूप मेरा पहनना ओढ़ना जरूरी था। पर आज तो मुझे ललक हो आई थी। भाभी के साथ बड़े चाव से मैंने अलमारी खंगाल डाली और एक गहरे नीले रंग की पोचमपल्ली का चुनाव कर डाला। नीला रंग तो केवल सतह पर था। आंचल और किनारी पर इंद्रधनुष के सारे रंगों से चित्रकारी की गई थी। गले और कान में भी भाभी का ही एक जड़ाऊ सेट और हाथों में मेल खाते कंगन। दर्पण में देखा तो अपनी ही छवि पर मुग्ध हुआ और भाभी के सामने जाकर खड़ी हो गई। भाभी, मैं ठीक लग रही हूँ? भाभी ने प्यार से मेरे ललाट का एक हल्का सा चुम्बन लिया और बोली, आज माँ जी होती तो कितनी खुश होती। क्यों? उन्हें हमेशा शिकायत रहती थी कि आजकल की लड़कियों को पहनने ओढ़ने का जरा शौक नहीं, बस चिंदा सा लपेट कर चल देती हैं। और आज तुम्हें देखो तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते। माँ की याद से मेरा भी मन गीला हो गया है। शादी के तुरंत साल भर बाद उनकी 13वीं पर आना हुआ था। उसके बाद जब आई तो पूरे 6 साल बाद। माँ जीवित होती तो शायद यह अंतराल इतना लंबा ना होता, क्या पता। ओ माय गुडनेस, भैया की आवाज़ ने मुझे एकदम चौंका दिया। दुल्हन तो यहाँ बैठी है, फिर वहाँ रिसेप्शन किसका हो रहा है? प्लीज़ भैया, आप ऐसे कहेंगे तो मैं सलवार सूट पहनकर चली चलूँगी। अरे हमारी गुड़िया रानी तो सलवार सूट में भी उतनी ही गॉर्जियस लगती है। क्या कहते हैं? सच कहता हूँ। कुछ देवियों को सूट पहने देखता हूँ ना, बस अब बस भी कीजिए। औरतों पर कमेंट्स करते हैं तो आपकी ज़बान पर सरस्वती विराजमान हो जाती है। भाभी की घुड़की ने भैया को चुप करा दिया। वे बेचारे चुप हो गए। मैंने विषय बदलने की गरज से कहा। भाभी ने अपना पूरा वार्डरोब ही मेरे सामने खोल कर रख दिया। नेचुरली आई सिलेक्टेड द बेस्ट। बहुत भोंडा तो नहीं लग रहा? नहीं तो बदल लेती हूँ। अरे लग भी रहा तो क्या हुआ, हम लोग शादी में ही तो जा रहे हैं, कोई मातम पुरसी में तो नहीं। भाभी बोली, वैसे रेनू यह साड़ी इतनी अच्छी लग रही है कि मेरी तो दोबारा पहनने की हिम्मत ही ना होगी। तो उसे ही दे डालो ना, भैया ने कहा। नई साड़ी का लाने का खर्चा बच जाएगा। भाभी ने फिर उन्हें घुड़क दिया। भैया बेचारे हंसते हुए तैयार होने चले गए। मैं समझ गई दोनों बच्चे बाहर हैं, अब ये लोग आपस में इसी तरह मन बहलाते होंगे। हम लोग जब रिसेप्शन पर पहुँचे तब 9 बज चुके थे, पर कार्यक्रम अपने पूरे शबाब पर था। फलांग भर की दूरी से ही रोशनी की जगमगाहट आंखों को चौंधिया रही थी। डिस्को का कर्णकटु संगीत कानों से टकरा रहा था। जीवन में इतनी शादियां देखी हैं कि जिनका कोई हिसाब नहीं, पर उन पर गंभीरता से कभी सोचा ही नहीं था। पर इस बार कुछ तटस्थ भाव से देख रही हूँ तो मन आंदोलित हो उठता है। लगता है जैसे एक होड़ सी लगी हुई है कि किसका रिसेप्शन ज़्यादा खर्चीला, ज़्यादा भड़कीला और ज़्यादा शानदार होगा। सिर्फ मंडप की सजावट और रोशनी में लोग इतना रुपया फेंक देते हैं कि उतने में एक गरीब कन्या का
या कन्याओं का ब्याह हो सकता है, और खाना, उसका तो वर्णन ही साक्षात सरस्वती भी नहीं कर सकती। पहले लोगों का बड़प्पन इस बात से आंका जाता था कि उनके यहाँ कितने किस्म की मिठाई परोसी गई। अब तो रोटियों की ही कई किस्में चल पड़ी हैं। एक लंबा सा काउंटर सिर्फ उसके लिए होता है। फिर 5 तरह के अंकुरित अनाज, 6 तरह के अचार, 10 तरह की सब्जियां, खाने में पंजाबी, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, चाइनीज, रशियन, कॉन्टिनेंटल और आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम इज अ मस्ट। चाहे कड़कड़ाती ठंड हो, पर आइसक्रीम जरूर होगी। और लोगों की भीड़ उस स्टॉल पर जैसे टूट पड़ती है। हाँ, अब तो स्टॉल लगते हैं, जिसकी जो मर्जी हो खाए और चलता बने। और स्टॉल भी कितने, कोई नौसखिया हो तो गिनते गिनते ही बौना हो जाएगा। समझ में नहीं आता क्या सब लोग इतनी हैसियत वाले हो गए हैं, या कि लोक लाज के लिए करना पड़ता है। रजनीश भाभी और भाई स्वागत की मुद्रा में द्वार पर ही खड़े थे। मुझे देखा तो एकदम गदगद हुआ है। अरे वाह, गुड़िया भी आई है भाई, मजा आ गया। अब यह मुंह देखी तो रहने दीजिए भाई साहब, आपसे तो एक कार्ड तक नहीं डाला गया। डर रहे होंगे कहीं सचमुच आ गई तो नेक देना पड़ेगा, पर आपकी चाल नहीं चली। देखिए, मैं साड़ी वसूलने आ ही गई। अरे छटंकी, कैसी बातें कर रही हो, तेरे भतीजे की शादी है, तू एक तो क्या 4 साड़ी लेना। तेरी भाभी तो इस समय इतने टॉप मूड में है कि पूरी दुकान ही सामने रख देगी। मैंने भाभी की ओर देखा। पति की बात के समर्थन में वह पाँव इंच मुस्कुरा भर दी। यह हमेशा से अपने अभिजात्य के प्रति बड़ी सजग रही हैं। मैंने कभी उन्हें खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। भाभी से अपना ध्यान हटाकर मैंने रजनीश भाई से कहा, भाई साहब, ईश्वर के लिए मुझे अब छटंकी कहना छोड़ दीजिए प्लीज़। मेरा वेट कार्ड देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, और तू अपनी सहेली को देखेगी ना तो पता चलेगा कि तू छटांग तो क्या तौला भर में नहीं है। अरे आभा को बुलाओ भाई, अभी तो यहीं कहीं थी। आभा शायद आसपास ही थी। खबर मिलते ही दौड़ी चली आई और मुझसे लिपट गई। बाप रे, ऐसा लगा जैसे मक्खन का एक ढेर मेरे ऊपर गिर पड़ा। भैया ने सावधान किया, ए लड़की जरा संभल के, मुझे रेनू को 1 पीस में मियाँ को सौंपना है, नहीं तो वह केस कर देगा। आभा के पति उसके मुकाबले एकदम छरेरे और मासूम लग रहे थे। बोले, अपने स्लिम और ट्रिम होने का राज अपनी सखी को भी बतलाइए ना। अरे यह क्या बतलाएगी, मैं बताती हूँ। आज़ाद पंछी है ना, इसलिए अपना रख रखाव कर पाती है। जब 1-2 पुछल्ले जुड़ जाने दो, फिर देखना। मैं मुस्कुरा भर दी। शादी को 8 साल हो गए। हर कोई उत्सुक है, सब जगह एक ही प्रश्न, एक ही फरमाइश। उत्तर में मैं बस मुस्कुरा कर रह जाती हूँ। 2.5 साल पहले एक हादसा हुआ था। आने वाला अध बीच से ही लौट गया था, पर मैं यह बात किसी को बताती नहीं। लोगों की सहानुभूति मैं झेल नहीं पाती। 6 ईयर इज़ टू मच यार, अब तो कुछ करो। करने का सोच ही रही थी, पर तेरा हाल देखकर तो हिम्मत जवाब दे गई। अच्छा, पहले चलकर मुझे दूल्हा दुल्हन से तो मिलवा दो, देखूं मुझे अपूर्व पहचानता भी है या नहीं। हम लोग भीतर की ओर चले। भैया भाभी तो कब के आगे बढ़ लिए थे। शामियाने में पांव देते ही सामने एक सुसज्जित जूस बार नजर आया। इतनी ठंड में भी वहाँ भीड़ थी। ज़्यादातर भीड़ महिलाओं की ही थी। पास जाने पर उसका कारण समझ में आया। काउंटर पर जोधपुरी सूट में खुद मनीष भाई खड़े थे, मुस्कुराकर अतिथियों की अभ्यर्थना कर रहे थे। उनके अगल बगल कामदार सूट पहने 2 सुदर्शनाएं थीं, जो मेहमानों के लिए ग्लास भर रही थी। बड़ा ही खुशनुमा माहौल था। मनीष भाई, देखिए तो मेरे साथ कौन है, आभा ने कहा। अपने प्रशंसकों के से पल भर के लिए विरत होकर उन्होंने मुझे देखा और ढंगे से देखते ही रह गए। आभा, कहीं है तेरी वही सिलबिल सी सहेली तो नहीं? भाई वाह, अमेरिका ने तो इसकी एकदम काया ही पलट कर दी। कब आई? आज सुबह। बट अ ब्यूटीफुल सरप्राइज रेनू। ये मेरी कन्याएं हैं, शुभा और श्वेता। छोटी उज्जवल यहीं कहीं घूम रही होगी। और लड़कियों, यह है आभा बुआ की पक्की सहेली रेनू। लड़कियां बेवजह शर्मा गईं, मानो मैं उन्हें अपने बेटे के लिए पसंद करने आई हूँ। लेकिन वाकई अगर मेरे पास ब्याहने लायक बेटा होता तो एक को तो मैं ही ले जाती। मनीष भाई, आपकी बेटियां बहुत सुंदर है, एकदम भाभी पर गई हैं। क्या मतलब? हम क्या लंगूर हैं? जनाब, हमारे सफ़ेद बालों पर मत जाइए। किसी ज़माने में हमें लेडी किलर कहा जाता था। अब यह बात मुझे आपसे मालूम करनी होगी। मनीष भाई, ना तो आपके बाल सफ़ेद हुए हैं, ना आपका लेडी किलर होना इतिहास हुआ है। यू आर स्टिल एक्सट्रीमली पॉपुलर। व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। इस मेहरबानी का आपको क्या सिला दूँ?
यह मत समझो कि मैं सिर्फ फलों के रस परोस रहा हूँ, मेरे पास और भी पेय हैं, क्या पियोगी? नो थैंक्स कहते हुए मैं बाहर निकल आई। भाभीियों और आंटियों के हुजूम ने फिर उन्हें घेर लिया और कह कहो के दौर फिर शुरू हो गए। अगल बगल दोनों बेटियां खड़ी थी और वह बिंदास फ्लर्ट कर रही थी। लड़कियां खिलखिला रही थी। जमाना कितना बदल गया है। अपने पिता के सामने इस तरह हंसने की हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई। पिता भी तो उस जमाने के थे। उन्होंने भी तो इतने बेलौस अंदाज में यह कभी नहीं कहा कि किसी जमाने में हमें लेडी किलर कहा जाता था। शोभा दी नहीं दिखाई दी। जीजा जी फिर पड़ गए क्या? वैसे भी दिसंबर का महीना तो उनके लिए कसाले का ही होता है। चलते चलते आभा एकदम रुक गई। मुझे घूरते हुए बोली, तुझे कुछ भी पता नहीं क्या? जीजा जी नहीं रहे क्या? मेरा तो जैसे खून ही जम गया। हाँ, इसी फरवरी में उनका देहांत हो गया। अभी साल भर भी नहीं हुआ है ना, इसलिए दीदी नहीं आई। तुम लोग इतने दकियानूसी कब से हो गए? फिर यह तो घर की शादी थी, यहाँ आने में क्या हर्ज है? कोई इसरार करके बुलाता तब तो। यहाँ तो किसी को फुर्सत ही नहीं। जो आ गए हैं उन्हीं को कोई पूछ परख नहीं। तुम ही बताओ, अगर वह जोर देकर कहती तो दीदी मना कर देती। उनका भी तो आने का मन रहा होगा। लड़के की यही एक शादी तो है। मनीष भाई के तो तीनों लड़कियां ही हैं। तुम ही जबरदस्ती ले आती। मेरा घर होता तो जरूर ले आती। दूसरों के काम में अपना दखल नहीं देते, उसने मुंह फुलाकर कहा। खैर, तुम्हारी बड़ी भाभी तो हमेशा से अलूफ रही है, पर सविता भाभी तो मनोहर करके ला सकती थी। उनका भी तो हक बनता है। रेनू, तू किस दुनिया में रहती है? तुझे किसी बात की खबर नहीं है? क्या मतलब? क्या सविता भाभी भी? ओ गॉड! पल भर को जैसे मेरी सांस ही रुक गई। नहीं रे, सविता भाभी मरी नहीं है, पर इससे अच्छा तो मर जाती। मतलब मृत्यु से भी कोई भयंकर बात है? क्या हो सकती है? क्या क्या वह घर छोड़कर किसी के साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कम से कम मनीष भाई को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अनहोनी हो गई है। वह तो उतनी फक्कड़ मस्त मौला नजर आ रहे हैं। आभा से सारी बातें खुलकर जानने की इच्छा थी। सोचा था कि कहीं एक तरफ कुर्सियां लेकर बैठ जाएंगे, तभी किसी ने उसे आवाज़ दी। सॉरी यार, मुझे जाना पड़ेगा। ससुराली रिश्तेदार हैं, उन्हें ठीक से अटेंड करना पड़ेगा। खातिरदारी में जरा सी कसर रह जाएगी तो रिपोर्ट सीधे हाई कमान तक, यानी कि मेरी सास तक पहुंच जाएगी। चलती हूँ, एंजॉय योर सेल्फ। अब क्या खा के एंजॉय करूंगी मैं? दो दो बमशेल डालकर खुद तो हवा हुई और कहती है एंजॉय योर सेल्फ। माँ की कही एक बात याद आई। वे कहती थी, शादी के मंडप पर मृत्यु की चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए, अपशकुन होता है। अपशकुन तो क्या होगा, हाँ, मूड जरूर चौपट हो गया। भैया भाभी पर इतना गुस्सा आ रहा था, दो दो हादसे हो गए और मुझे खबर भी नहीं दी। खैर, गलती भी मेरी ही है। पत्राचार तो इन दिनों छूट ही गया है। कभी कभार मैं ही फ़ोन कर लेती हूँ। उस समय तो ताज़ा समाचार जो होता है वह मिल जाता है। फिर चाहे सान्याल साहब के टाइगर की मृत्यु हो, मेहरी की बबली की शादी हो या धोबी की चौथी कन्या का जन्म। और इतने महत्वपूर्ण समाचार सिर्फ इसलिए छूट गए कि उस दौरान मैंने फ़ोन नहीं किया होगा। मुझसे तो घर पहुंचने तक भी सब्र नहीं हुआ। गाड़ी में बैठते ही पूछा, शोभा दीदी के पति नहीं रहे? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे, भैया बोले, तुम्हें पता नहीं था? इतना ताव आया, मेरा प्रश्न उन्होंने मुझे ही लौटा दिया। यह भी कोई बात हुई? किसी तरह अपने को जब्त कर मैंने पूछा, और यह मनीष भाई की बीवी का क्या चक्कर है? चक्कर क्या है, बस समझ लो शनि का फेरा है। बेचारी 3 साल से खटिया पर पड़ी है। क्यों, कैंसर है? नहीं रे, भाभी ने बताया, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। मनीष की भी 2 पसलियां चटक गई थी, कोहनी में फ्रैक्चर था, घुटने पर चोट आई थी। पर सविता की हालत तो यह समझ लो कि मर ही गई थी। मर ही जाती तो अच्छा था। भैया ने आभा की बात दोहराई। पूरे 2 महीनों से कोमा में पड़ी है। अब होश में भी है तो किस काम की? ना किसी को जानती है, ना पहचानती है, बस बिटर बिटर ताकती रहती है। ना भूख प्यास का होश है, ना किसी और चीज का। सारा शरीर लुंज पुंज हो गया है। दरअसल उसे सिर में चोट लगी है, भैया ने खुलासा किया। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में तो मैं नहीं जानता, पर जो तंत्रिकाएं अपने सारे कार्यकलापों को संचालित करती हैं वही डैमेज हो गई है, बियॉन्ड रिपेयर। तो अब क्या? जितने दिन उसके लिखे हैं जिएगी। 3 साल तो हो ही गए हैं, और 3 साल 3 महीने 3 दिन 30 दिन, क्या कह सकते हैं। बेचारा मनीष कहो, भाभी बोली। उसकी बेचारी की जिंदगी तो तबाह हो गई। अब ये सब लोग शादी में आ गए तो उनके पास कौन है? उसकी माँ है ना, एक आया भी रखी हुई है। चलो अच्छा है,
घर में नानी के होने से लड़कियों को कुछ सहारा तो है। लड़कियां कौन सी घर पर है, बड़ी तो दोनों हॉस्टल में है। छोटी भी घर में बोर हो जाती है, कभी रजनीश भाई के यहाँ तो कभी शोभा के यहाँ चली जाती है। सविता की माँ बेचारी बहुत दुखी है। एक दिन बाजार में मिली थी तो रो रही थी। क्यों? उनके लिए तो उम्र कैदी हो गई है, पता नहीं कितने दिन रहना है। इस पर मनीष आजकल उखड़ा उखड़ा रहने लगा है, ढंग से बात भी नहीं करता। लड़कियां अपने में मग्न हैं, कोई घड़ी भर भी उसके पास नहीं बैठती। नौकर भी बदतमीजी से पेश आते हैं। वह आया अलग हुक्म चलाती है। कह रही थी बेटी के लिए सारी जिल्लतें सह रही हूँ, नहीं तो कब की घर चली जाती। वे लोग तो इतने अमीर हैं, फिर यहाँ क्यों पड़ी हैं? उन्हें तो चाहिए कि भाभी को लेकर अपने घर चली जाए और शान से रहें। रेनू, तुम भी अभी तक बस बच्ची ही बनी हुई हो। बूढ़ी माँ और मृतप्राय बहन, यह धौरा भार भला कौन उठाना चाहेगा? पिता जीवित होते तो बात और थी। सारी रात मैं सो नहीं सकी। सविता भाभी की रिसेप्शन वाली छवि आंखों में तैरती रही। उसके बाद भी उन्हें कई बार देखा था अपनी जुड़वा कन्याओं के साथ। वह अक्सर ही बाजार में, सिनेमा में, समारोह में नजर आ जाती। हमेशा चुस्त दुरुस्त, स्मार्ट और सलीकेदार। ऐसी महिला असहाय अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई है, यह सोचकर ही झुरझुरी हो आई। और शोभा दीदी, उन बेचारी का तो सारा जीवन पति की तीमारदारी करते ही कटा। अपार संपत्ति और इकलौता लड़का। लड़की ब्याहते समय माँ बाप ने बस इतना ही देखा। यह तो बाद में पता चला कि लड़का रोग की पुड़िया है। स्नोफीलिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जैसे शब्द तो मैंने उनके ही संदर्भ में पहली बार सुने थे। वरबारे शोभा दीदी, भाग्य के लेख को उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया, माथे पर शिकन तक ना आने दी। इंग्लिश में एमए थी, संगीत में विशारद, बैडमिंटन की चैंपियन, पर अपनी सारी उपलब्धियों को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और केवल पति की नर्स होकर रह गई। पति की लंबी बीमारियों ने उन्हें समाज से, परिवार से काट दिया, पर उन्होंने कभी इसका मलाल नहीं किया। सच, हिंदुस्तानी औरत को ईश्वर पता नहीं किस मिट्टी से गढ़ता है। मैंने 2 दिन प्रतीक्षा करने के बाद आभा को फ़ोन किया। सोचा अब तो वह शादी के माहौल से उबर चुकी होगी। पता चला कि वह कल रात ही सब परिवार कानपुर के लिए चल पड़ी। मुझे मालूम है बड़ी भाभी का आतिथ्य उसे ज़्यादा दिन रास नहीं आया होगा, पर एक बार मुझसे मिल तो लेती। पर मिलना तो दूर, बंदी ने फ़ोन पर भी नहीं बताया। बहुत बुरा लगा। फिर मैंने भाभी की चिरौरी की। भाभी कल तो अतुल आ ही जाएंगे, फिर कहीं जाना नहीं हो पाएगा। आज मेरे साथ सविता भाभी को देखने चलेंगी? वहाँ देखने लायक अब क्या है, वह तो बेजान सी पड़ी हुई है। अपन जाते हैं तो उसकी मम्मी अपनी रामायण लेकर बैठ जाती है और फिर नौकर लोग मनीष से चुगली लगाते हैं। अच्छा नहीं लगता। तो शोभा दीदी के यहाँ चलें? मेरा अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। दरअसल मैं तो तुम्हें अपने साथ क्लब ले जाना चाहती थी, भाभी ने कुछ पसोपेश के साथ कहा। वहाँ सब लोग तुम्हें देखने के बहुत उत्सुक हैं, पर मैं वहाँ जाने के लिए जरा भी उत्सुक नहीं हूँ। मैंने बड़ी नम्रता से अपनी अनिच्छा जाहिर कर दी। भाभी ने भी शायद औपचारिकता वश ही कहा होगा, क्योंकि मेरे एक बार मना करते ही वह मान गई। हम दोनों ने शायद एक साथ ही राहत की सांस ली होगी। अच्छा, एक काम करते हैं, भाभी बोली। मेरा रास्ता उधर से ही है, मैं जाते जाते तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, चलेगा? जी दौड़ेगा, मैंने कहा। अकेले जाने की सचमुच हिम्मत नहीं पड़ रही थी, पर भाभी इतनी सजी धजी थी और इतना महक रही थी कि मैंने उनसे उतरने का आग्रह नहीं किया। इस घर में मैं कई बार आ चुकी हूँ, पर अकेले आने का यह पहला अवसर था, और अवसर भी कैसा। मुझे आभा पर नए सिरे से गुस्सा आने लगा। धड़कते दिल से मैंने बटन दबाया। दरवाजा उन्होंने ही खोला। वही सौम्य शांत मुद्रा। बड़े सहज भाव से पूछा, अकेले आई? भाभी छोड़ गई हैं, उन्हें कहीं और जाना था। मैंने जानबूझकर क्लब का नाम नहीं लिया। हाथ पकड़कर वह मुझे सोफे तक ले गई और फिर इत्मीनान से बैठते हुए कहा, अपूर्व ने बताया था कि तुम आई हो। अपूर्व आपको कहाँ मिला? बहू को लेकर आया था, कह रहा था रिसेप्शन में तुम आई थी। अपूर्व की बहू सुंदर है ना? हाँ मैं बहुत, मैंने कहा, और फिर बातों का क्रम चल पड़ा। दुनिया जहान की बातें, सब कुछ कितना सहज स्वाभाविक था। और यहाँ आते हुए मैं कितना डर रही थी, क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी। अगर वह रोने बैठ गई तो सांत्वना कैसे दूंगी। रास्ते भर रिहर्सल करते आ रही थी, पर उस नाटक की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने मन ही मन शोभा दीदी को बहुत धन्यवाद दे डाले। बात करते करते अचानक उनकी घड़ी पर नजर पड़ी। अरे 4 बज गए, चल चाय पीते हैं। माँ कहती थी कि कहीं मातम कुर्सी पर जाते हैं तो चाय नहीं पीते, पर वहाँ तो ऐसा कोई माहौल ही नहीं था। वह उठी तो मैंने कहा, मैं आ जाऊँ?
चप्पल उतार कर आना पड़ेगा। शोभा दी का किचन हमेशा की तरह जगरमगर कर रहा था। हर चीज साफ सुथरी करीने से लगी हुई। कतार के कतार चम्मच चमचम करते स्टील के डिब्बे, अचार की बर्नियां, उन पर लगे झालरदार कपड़े, पलपेट के डिब्बों में नाश्ते की चीज़ें, झकाझक धुली क्रॉकरी, पिरामिड की शक्ल में गिलास, कटोरियाँ, पतीलियाँ, मसालों के डिब्बे, घी तेल की बर्नियाँ, हर चीज़ बड़े कायदे से और सलीके से अपनी जगह पर थी। दीदी, माँ और भाभी हमेशा आपके किचन की खूब तारीफ करती थी। मुझे तो हैरत है, आप यह सब कैसे मैनेज करती हैं? मेरा मतलब है, अब भी आप इतनी मेहनत करती हैं? अब भी से तुम्हारा क्या मतलब है भाई? क्या मैं 60 साल की बूढ़ी हो गई हूँ? नहीं, मेरा मतलब था कि तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ, पर लाडो, ये सारे काम हमेशा से ही तो करती आ रही हूँ, कोई मेरा हाथ बटाने वाला नहीं था। फिर भी मुझे मतलब मेरा है, तुम्हारा यह मतलब भी मैं समझ रही हूँ। तुम्हें हैरत है कि अब भी मुझ में इतना उत्साह क्यों है? तो रेनू जी, यह तो मेरे व्यक्तित्व का ही हिस्सा है, मेरे खून में है। पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने गैस बंद की और हाथ पकड़कर मुझे बेडरूम में ले गई। मैं चकित होकर देखती ही रह गई। उस परिदृश्य में जरा भी बदलाव नहीं आया। बड़े से डबल बेड पर कड़ा हुआ पलंगपोश बिछा था, उससे मेल खाते तकिए, पलंग के दोनों ओर 2 पांवपोश थे। बाथरूम के पास वाले पांवपोश पर बड़े आकार के स्लीपर्स, टॉवल, दीदी की ड्रेसिंग टेबल पूर्वतः सजी हुई थी। खिड़की के पास लगे वॉश बेसिन पर शेविंग का सामान धुला पूछा। पश्चिमी वाली बालकनी पर 2 बेद की कुर्सियां आमने सामने लगी हुई। दक्षिण वाली बालकनी में एक झूला जिसकी पीतल की कड़ियां ऐसे दिप दिप कर रही थी मानो कल ही ब्रासो किया हो। उस बालकनी से मैंने हॉल का नज़ारा किया। सब कुछ धुला पूछा झकझक करता। मेज पोश, पर्दे, कुशन कवर्स, फर्श से लेकर डाइनिंग टेबल तक दर्पण की तरह दमकता हुआ। किताबें करीने से लगी हुई। आप क्या रोज ही अदला बदली करती हैं या झाड़ पोछ करती रहती हैं? मैंने मुग्ध होकर पूछा। नहीं रे, वे मैले ही नहीं होते। मैं ही देख देख कर बोर हो जाती हूँ तो बारी बारी से एक एक कमरा ठीक करती रहती हूँ। कहीं भी कुछ बेतरतीब नहीं होता, फिर भी मैं तरतीब देती रहती हूँ। यही तो मेरा पार्ट टाइम है, यही तो मेरा नशा है। जिस दिन यह नशा काम नहीं करेगा, उनकी एक बड़ी सी फ़ोटो लगाकर छुट्टी कर लूँगी। पहली बार मुझे ध्यान आया कि बेडरूम में मेटल पीस पर रखी शादी की फ़ोटो को छोड़कर घर में जीजा जी की कोई फ़ोटो नहीं है, और मैं डर रही थी कहीं घर में पाँव देते ही बड़ा सा फ़ोटो नज़र आएगा। उस पर मोटा सा हार होगा, नीचे अगरबत्तियाँ। दीदी, आपने यह अच्छा किया कि कोई फ़ोटो नहीं लगाया, इसलिए यह एहसास ही नहीं होता कि कोई यहाँ से सदा के लिए चला गया है। लगता है बस बाजार तक गए हैं, अभी आते होंगे। दीदी फीका सा मुस्कुरा दी, जैसे कह रही थी, पगली, ये सारा सरंजाम मैं इसलिए तो कर रही हूँ। चाय पीते हुए उन्होंने अचानक पूछ लिया, तेरी वह चचेरी ननद थी ना, अनबिहाई, अब क्या कर रही है? अरे, उनकी तो पिछले साल शादी हो गई, रिटायर मेजर से। जयपुर फुट लगा हुआ है, पर बाकी एकदम चुस्त दुरुस्त है। हनीमून पर दोनों यूरोप और अमेरिका के दौरे पर गए थे, तभी हमारे पास भी आए थे। और वह डाइवोर्स केस किसका चल रहा था? मेरी छोटी बुआ सास का। वह केस करना चाह रही थी, पर जेठ जी ने समझा बुझाकर वापस भेज दिया। उन्हीं की हम उम्र है ना, ननद ही लगती है, इसलिए भाई साहब को सुन भी लेती है। वह बोले कि मेरी भी लड़कियां बड़ी हो रही हैं, अब मैं उनकी चिंता करूं या फिर तुम्हारे लिए लड़का खोजता फिर? छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, उनके लिए क्या कोई घर छोड़ देता है? अरे, तेरे भैया की एक साली थी ना जिसके पैर में डिफेक्ट था, अब क्या क्या अभी तक कुंवारी है? कौन? कनक दीदी, भाभी बता रही थी। उन्होंने एक लखपति के मंदबुद्धि बालक से ब्याह कर लिया, अब ऐश कर रही हैं। पर दीदी, आज आपको इन सब की याद कैसे आ रही है? अपनी गरज से सबकी याद आ रही है रे। कैसी गरज? मनीष भाई के लिए। छोटी बहन होकर अब मुझे ही उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। बड़ी भाभी को तो तुम जानती हो, लेकिन अभी तो सविता भाभी, मेरा मतलब है यह सब करने का समय तो आने दें, ऐसी क्या जल्दी है? सो तो है, पता नहीं बेचारी कितना कष्ट लिखा कर आई है, खुद भी भोग रही है, साथ में घर वालों को भी भुगतना पड़ रहा है। अच्छा सुन, मैंने कहीं पढ़ा था कि मानसिक विकलांगता का सर्टिफिकेट हो तो दूसरी शादी की परमिशन मिल जाती है, क्या यह सच है? पता नहीं दीदी, रजनीश भाई कह रहे थे कि वह वकील से बात करेंगे। मानसिक तो क्या, ये तो सभी तरह से विकलांग है, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा, ऐसा कब तक चलेगा? लेकिन दीदी,
ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले आपको लड़कियों के बारे में तो सोचना होगा। क्या माँ के जीवित रहते दूसरी माँ की कल्पना को झेल पाएंगे? अरे यह सब उठापटक हम लड़कियों के लिए ही तो कर रहे हैं। बेचारी माँ के रहते ही तो अनाथ हो गई हैं। वैसे मनीष भाई पत्नी के रहते सन्यासी हो गए हैं। मनीष भाई और सन्यासी, मुझे अनायासी उस दिन रिसेप्शन वाला रूप याद आ गया। दीदी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? मैंने क्या पूछ लिया। 16। क्यों? इस बीच जीजाजी कितने दिन बीमार रहे? बस यह पूछ के कितने दिन ठीक रहे। उनकी तो साइकिल थी, ऋतु चक्र के अनुसार ही हेल्थ बुलेटिन चलता था। सावन भादो घर में रहेंगे, दिवाली से होली तक घर में क्या बिस्तर में ही रहेंगे। इसके अलावा सर्दी जुकाम लू लपट तो चलता ही रहता था। कमज़ोर आदमी को हर व्याधि बड़ी जल्दी पकड़ लेती है ना। और जितने दिन वे बीमार रहे आप घर में कैद हो जाती थी। वह सब तो तू जानती ही है। आपको कभी ऊब नहीं हुई, कभी खींच नहीं हुई? पागल, एक बार जिसे अपना कह दिया उससे ऊब कैसी, खींच क्यों? वह और 16 साल जीते तो भी मैं इतनी लगन से ही सेवा करती, पर क्या करूं, ईश्वर को मंजूरी नहीं था। उन्होंने एक सांस भरकर कहा। इतनी देर में पहली बार उनके मुंह से एक अवसाद भरा वाक्य निकला। और दीदी, मनीष भाई 3 साल में ही इतना उब गए कि हर कोई उनके लिए ऊपर नीचे हो रहा है। वह पुरुष है ना रे, औरतों का सा सब्र कहाँ से लाएंगे। अच्छा मान लो यह हादसा अगर उल्टा हो जाता, मनीष भाई बिस्तर पर होते और भाभी ठीक ठाक होती, तो क्या वह उनकी मृत्यु की कामना करती? क्या बात करती हो, ऐसा कहीं होता है? शोभा दीदी बोली। यही तो दुख है दीदी कि ऐसा नहीं होता। पति चाहे लंगड़ा लूला काना कुबड़ा हो, तब भी हिंदुस्तानी पत्नी उसकी दीर्घायु की कामना करती है। उसके लिए व्रत उपवास करती है, मनौतियाँ मानती है। जानती हैं क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि पति के बिना उसका अस्तित्व शून्य है। घर परिवार में उसका मान सम्मान, समाज में उसकी प्रतिष्ठा सब पति के दम से होती है। सबसे ताज़ा उदाहरण तो आप ही का है। परिवार के इकलौते बेटे की शादी थी और आप ही वहाँ नहीं थी। मुझे बुलाया था रे, मैं ही नहीं गई। पता नहीं क्यों मन ही नहीं हुआ। और किसी ने आप पर ज़बरदस्ती भी नहीं की होती तो आप जरूर जाती, और जाती तो देखती कि असहाय अपाहिज पत्नी को घर पर छोड़कर मनीष भाई कैसे रंगरेलियाँ मना रहे हैं। अरे कहाँ ना रे, पुरुष है, सब सोता है। दीदी ने थकी सी आवाज़ में कहा। पता नहीं क्यों मुझे भी एकाएक थकान आई। मैं उठ खड़ी हुई। दीदी अब चलूँगी, भैया दफ्तर से आते ही मुझे खोजेंगे। 2-4 दिन और ही हूँ, उन्हें पूरा समय देना चाहती हूँ। अगला चक्कर कब लगेगा? 8 साल बाद? नहीं दीदी, इस बार सोचती हूँ जल्दी आऊँगी। सब लोग बहुत नाराज़ हो रहे थे। यह हुई ना बात। और अकेली नहीं आओगी, समझी? गोद भरी होनी चाहिए। दीदी अभी तक तो हम ही लोग सेटल नहीं हुए। बच्चा हो गया तो संभालेगा कौन? अरे मुझे दे देना, मैं पाल लूँगी। जब सेटल हो जाओ तब ले जाना, पर बुढ़ापे तक इंतज़ार मत करना। मैंने मन ही मन कहा, मुझे मालूम है दीदी, तुम मेरा तो क्या ऐसे दर्जन भर बच्चे संभाल सकती हो। तुम में अब भी उतनी ऊर्जा है, उत्साह है कि एक भरी पूरी गृहस्थी का भार उठा सकती हो। पर इस करुण सत्य को जानने की इच्छा किसकी है? सब मनीष भाई के लिए ऊपर नीचे हो रहे हैं, पर तुम्हारे इस बीहड़ एकांत में झांकने का समय किसी के पास नहीं। तुम अपने कल्पना लोक में ही विचरण करने के लिए अभिशप्त हो। विदा लेते समय मेरी पलकें गीली थी।